दरअसल माय डियर्स, मेरी 2 चैनल के एक एक वीडियो में किसी ने फेक कंटेंट आईडी क्लेम दे दिया था। जिसने दिया उसका मानना था कि मैंने उसका कंटेंट यूज़ किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितना भी वीडियोस वगैरह जो भी यूज़ करती हूँ, म्यूजिक वगैरह, वो सारे कॉपीराइट फ्री है। फिर भी सामने वाला बंदा को लगा कि मैंने उसका कंटेंट यूज़ किया है। उसने जानबूझकर ही मुझे क्लेम किया होगा। उसने अपना समय तो बर्बाद किया है, साथ में मेरी भी कर दी। जो उसने मुझे फेक कंटेंट आईडी क्लेम दिया, ये ज़्यादा दिन चलने तो नहीं वाला था, लेकिन अगर मैं इसे नहीं हटाता तो ये होता, जब पैसे लेने की बारी आती तो यूट्यूब वो पैसा उसे दे देता। उस वीडियो से मैंने जितने कमाई की वो पैसा उसे दे देता, और मैं बेकार में ही क्यों लेने दूँ, जबकि सारी चीज़ें कॉपीराइट फ्री है। और फिर मैं अपनी कमाई उसे क्यों खाने दूँ। मैं 101% श्योर थी कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, बस ये फेक है, बेवजह दे दिया गया है, या तो जलन के मारे या तो बस ऐसे ही पैसे लूटने के बहाने। मैं श्योर थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि म्यूजिक, मीम्स और वीडियो जो भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं लाइसेंस चेक करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। पहले तो मैंने ईमेल किया हटाने के लिए, लेकिन उसने डिसएग्री कर दिया, जिस वजह से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से मैंने सारा प्रूफ वगैरह देकर फिर से किया, उसके बाद उसने हटा लिया, लेकिन समय तो बर्बाद किया उसने। खैर माय डियर्स, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अब के टाइम पे जितने भी फंक्शन एक्सप्लेनर है, उन सब के साथ भी ऐसा हो सकते हैं। तो कभी भी अगर उन्हें ऐसा हुआ और आप लोग को पता चला, तो वीडियो वगैरह डिलीट करने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा स्कैम चल रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो डर के मारे वीडियोस डिलीट कर देंगे, लेकिन वीडियो डिलीट करने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता, यह बार बार होने का चांस होता है। हालांकि इससे चैनल में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बुरा इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता, बस कमाई में इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमें क्या, हमें तो कमाना है। इसलिए माय डियर्स, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर कभी भी आपको पता चले कि सामने वाला पर्सन जिसका आप एक्सप्लेन सुनते हो, स्टोरी सुनते हो, उसके साथ अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ, तो फिर मुझे कांटेक्ट करने के लिए कह दीजिएगा। मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो मैंने किया वो बहुत ही वो वाला चीज़ था। मतलब डर के मारे सामने वाला पर्सन वीडियोस भी डिलीट कर देता या फिर अपील ही नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है इस काम के लिए। पहली बार में अगर सामने वाला बंदा ने आपका अपील रिजेक्ट कर दिया, तो फिर दूसरी बार करने से आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गलती आपका भी हो, और अगर गलती आपका है तो फिर आपको स्ट्राइक दे दिया जाएगा, और क्या पता चैनल भी डिलीट कर दिया जाए अगर 3 स्ट्राइक मिल जाए तो। इसलिए मैंने बहुत रिस्क लेकर किया, क्योंकि मैं श्योर थी कि मेरा कोई गलती नहीं, तो इसलिए मैंने कर दी। और अब देखिए रिजल्ट आप लोग के सामने है। मेरी कोई भी गलती नहीं था, मैं सारी चीज़ें लाइसेंस चेक करने के बाद ही यूज़ करती हूँ, तो मेरी कोई गलती नहीं था। और अगर किसी ने ये मेरे साथ जलन या नफरत के वजह से किया है, तो बस ये ही बोलना चाहूँगी कि मुझे नीचे खींचने के बजाय खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है कि मुझसे भी ऊपर चले जाओ। अगर बार बार ऐसे ही फेक चीज़ें करते रहोगे, तो फिर मेरा भी टाइम बर्बाद और तुम्हारा भी टाइम बर्बाद ही होगा। तो इसीलिए समझदार बनो भाई, खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, और मैं यही दुआ करूँगी कि तुम मुझसे भी ऊपर चले जाओ। खैर माय डियर्स, इस पार्ट में इस बारे में इतने डिटेल में बात नहीं करते हैं। मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, तो वहाँ पे मैं सारे प्रूफ वगैरह भी दिखाऊंगी, कितने बार मैंने अपील किया, कितने बार रिजेक्ट हुए, कितने बार मैंने क्या कुछ नहीं किया, सारा कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। और आज जो मैं बैकग्राउंड में लैन कबीले का इमेज यूज़ करने वाली हूँ, वो मेरी एक फ्रेंड ने बना कर दिया है, जो मेरी व्यूअर और सब्सक्राइबर भी है। इमेज को यूज़ करने का मेरे पास फुल परमिशन है, क्योंकि ये उसने मेरे लिए ही बनाए हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रीत को थैंक यू सो मच। और जब भी मैं प्रीत का बनाया हुआ कुछ भी इमेज वगैरह यूज़ करूँगी, तो उसका क्रेडिट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ही दिया हुआ होगा। वैसे बैकग्राउंड में अभी थोड़ा थोड़ा बारिश का आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा होगा, क्योंकि क्रिसमस का वक्त है, पटाखे भी फोड़ा जा रहे हैं और ऊपर से बारिश भी हो रहे हैं। पिता के बातों को सुनने के बाद वांगजी रूम में तो पहुँच गया, लेकिन अब उसके कान में बार बार माता पिता ये शब्द गूंजने लगा। इतने सालों में उसके पिता ने कभी भी किसी को भी नहीं बताया कि आखिर उसने नन्हे विंग को लाया कहाँ से था। आज वांगजी को पता चला कि असल में विंग अनाथ है ही नहीं, बल्कि उस नन्हे जान को अंधविश्वास के चलते माता पिता ने त्याग दिया था। उसे याद आया, सालों पहले उसी ने ये इच्छा मांगा था कि नन्हे विंग को उसका माता पिता मिल जाए, हमेशा के लिए नन्हे विंग से उसका पीछा छूट जाए और नन्हे विंग माता पिता के साथ खुश रहे। इनमें से 2 तो सच हुआ, लेकिन आखिरी वाला इच्छा जो खुश रहने का था वो गलत निकला, और अब पता नहीं विंग बच भी पाएगा या नहीं। विंग ने कंगन को अभी भी गले में पहन रखा है। ये याद आने के बाद वांगजी का नींद उड़ गया। उसे अब बस जल्द से जल्द विंग के पास जाकर उस कंगन को लेकर फेंक देना है, वरना पता नहीं आगे विंग को और कितना कुछ दुख दर्द सहना पड़ेगा। उसने जो अनजाने में विंग के लिए इच्छा मांगा था, उसी के वजह से विंग का आज ये हाल हुआ।
ये सब कंगन के वजह से हुआ है, ऐसा सिर्फ वांग जी का मानना है। असल में विंग वी परिवार से मिला, ये बस इत्तेफाक था। और उस कंगन से कुछ नहीं होता, ना ही उस पैर से मांगे हुए इच्छा पूरा होता है। ये सब झूठ है, अंधविश्वास। माना हर चीज अंधविश्वास नहीं होता, लेकिन वो पैर और वी परिवार जो रीति पालन करता है वो सब अंधविश्वास है। वो पैर जादुई पैर की तरह जरूर है, लेकिन वो कोई इच्छा पूरा नहीं करता। चाहकर भी अब वांग जी नानी की कबीला नहीं जा सकता। इच्छा के बारे में भी तो उसने किसी को नहीं बताया था। अब वो किससे कहकर कंगन को फेंकने कहे। बेचारा विंग उस कंगन का सच जाने बगैर अर्घ का प्यार समझकर कंगन को तब से पहन रहा है जब से वो एक नन्हा सा मासूम बच्चा था। उसे आज भी नहीं पता कि आखिर अर्घ ने उसे वो कंगन पहनाया ही क्यों था। खुद की खुशी के लिए मैंने जो इच्छा भाव के लिए मांगा था, अब उसी का असर होने लगा है। माता पिता से मिलने का इच्छा मांगकर मैंने भाव की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। ये उस कंगन की वजह से हो रहा है। उस मासूम के प्यार को स्वीकार करना क्या मेरे लिए इतना कठिन था? मैं उसे प्यार से भी समझा सकता था। आखिर में उस वक्त सोच क्या रहा था? खुद को दोष देते देते चिंगहेंजुन और वांग जी का एक महीना बीत गया। इस एक महीने में चिंगहेंजुन हो या चिरेन ने कई बार कबीला से बाहर इंतजार करते हुए विंग के तबीयत का खबर लिया। यानी मैडम लैन की मायके के कबीला से बाहर खड़ा रहकर। कभी कभार सिचेन भी चीजें देने के लिए गया था, लेकिन वांग जी जा ही नहीं पाया। विंग के साथ अच्छे से ना पेश आकर वो खुद के नज़रों में गिर चुका था। पूरे एक महीने में वो बस खुद को ही दोषी मानता रहा। इससे ज़्यादा उसका दिल दिमाग कुछ भी नहीं सोचता था। कभी उसका दिल कहता था बाव मर जाएगा, वो नहीं बचने वाला, तो कभी कहता था बाव वापस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा, पिताजी उसे कुछ नहीं होने देगा, वो वापस आएगा और सबके साथ पहले की तरह खुश रहेगा, हम पहले की तरह खुश रहेंगे। विंग के जान को अब कोई खतरा नहीं था, बस उसे स्वस्थ होने में वक्त लगेंगे। अब सिचन और वांग जी देख रहा है कि जब से एक महीना बीत गया तब से उनके पिता का ध्यान काम पे है ही नहीं। अब चिंगहेंजुन ही जाने उसका ध्यान काम के बजाय कहाँ है। असल में वो वी परिवार के बारे में पता करने की कोशिश में लगा हुआ है। खैर, कुछ दिन बीत जाने के बाद चिंगहेंजुन फिर से हालचाल पूछने पहुंचा। बाहर से ही उसने देखा आज उसका मासूम बच्चा बाव खामोशी से गर्दन झुकाकर धूप में बैठा है। यानी विंग पहले से और बेहतर हो चुका है। जब मैडम लेन बाहर पहुंची उसने बताई अब बाव खतरे से बाहर है, लेकिन कमजोर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो बाव का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और बाव को कोई भी चीज की कमी होने नहीं दे रही। चिंगहेंजुन ने अब सुकून की सांस लिया। अब वो बिना किसी परवाह किए बगैर वी कुल के लोगों को मार पाएगा। वो जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसे आवाज सुनाई दिया, बाबा। आवाज सुनते ही वो रुक कर मुड़ गया। देखा विंग ने उसे देख लिया है। वो बाबा के करीब आ तो नहीं रहा, लेकिन दूर खड़े होकर देख रहा है। उसके पास एक लाठी भी है जिसके सहारे वो खड़ा है। विंग अकेला खड़ा हो गया। ये देखते ही मैडम लैन तुरंत दौड़ती हुई करीब पहुंची। उसने जाकर विंग को संभालते हुए वापस बिठा दिया। अब चिंगहेंजुन क्या करे? क्या वो मासूम बच्चा बाव को करीब से देखे बिना ही लौट जाए? विंग भी इंतजार में है, उसका बाबा कब करीब पहुंचकर उससे मिलेगा। सासू माँ की डांट और मार कुछ भी नहीं है, उसकी तो ये सब चलते ही रहेंगे। चिंगहेंजुन तुरंत विंग के करीब पहुंचा। वो देख रहा है कि उस मासूम के चेहरे पे मुस्कान है और साथ ही काटने की कई सारे निशान। घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अब बाव का मासूम चेहरा पहले की तरह नहीं रहा, कई सारे निशान से भर गया है, लेकिन बाबा को देखकर मुस्कान वही है। आप जा रहे थे बाबा, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? चिंगहेंजुन ने धीरे बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें ही देखने आया था भाव। मैडम लेन ने देखा उसकी गुस्से और फनी माँ डंडा लेकर आ रही है, यानी अब वो दामाद को बजाने वाली है। मैडम लेन तुरंत गई और खींचते हुए माँ को घर के अंदर लेकर जाने लगी। वो अंदर कैसे घुस आया? यहाँ अल्फाज के लिए कोई जगह नहीं है। छोड़ो मुझे, तुम पति को बचा रही हो तुम। माँ, आप ये सब बंद कीजिए, चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। आप रूम में ले जाकर मैडम लेन ने दरवाजा बंद कर दिया। सिर्फ माँ को ही नहीं, उसने खुद को भी बंद किया है। आप कहते हैं अल्फा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन उसी अल्फा के घर में आपकी बेटी के लिए जगह है, दिल में भी जगह है। यहाँ तक उस अल्फा का जो भी चीज़ है उन सब में जगह और हक है। क्या अल्फा इंसान नहीं होते? होंगे इंसान मेरे कबीला से बाहर, या नहीं? फिर तो मैं भी एक जानवर ही हुई। फिर मैं भी नहीं आऊँगी अब से, पता है, इसलिए मैं ज़्यादातर घर नहीं आती थी। कम से कम दुख की घड़ी को तो समझना चाहिए माँ। वो ही पागल है जो मुझसे शादी करके फंस गया। क्या फंस गया? तुम दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया था।
हाँ किया था, लेकिन क्या उन्हें पता था कि आप सच में इतना सख्त होंगे कि उन्हें शादी के बाद कभी भी कबीला के अंदर आने नहीं देंगे। उनके जितने दोस्त थे, शादी के बाद वो लोग उत्सव मनाने ससुराल जाया करते हैं, सभा में जाया करते हैं, दावतों में जाया करते हैं। उन सबको ससुराल वाले खुद आमंत्रित करते हैं। आप है कि खुद आए दामाद को भी मारकर भगा देती है। मैं परेशान हो गई हूँ माँ, बस भी कीजिए अब। अल्फा को गलत नज़र से देखना बंद कीजिए। जितने बुरा आप मानती है वैसा कुछ नहीं है, वो लोग भी साधारण ही हैं। हमारे कबीला में इतने सारे अल्फास ओमेगास है, कभी भी किसी भी अल्फा ने कोई भी गलत नहीं किया। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इन हरकतों से। पता नहीं बाहर उनके दोस्त आपकी हरकतों को लेकर उन्हें क्या क्या कहते होंगे। ओह हो, आज तुम मेरी माँ बन गई। मेरे लिए सारे अल्फा कुत्ता है, कुत्ता। वो फिर से बाहर जाने की और मैडम लैन रोकने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ बाहर, बाबा मेरे लिए आपने वो राजकुमार वाला गर्म कपड़े खरीदा था ना जब मैं छोटा था, वो खरीद कर दो ना बाबा। बिल्कुल, अगली बार मैं खरीद कर लाऊंगा। कौन सा रंग चाहिए? काले नहीं तो लाल। काले नहीं तो लाल, सफ़ेद क्यों नहीं? वो तो मैं पहले ही पहन चुका हूँ ना। ठीक है, मैं काले नहीं तो लाल लेकर आऊँगा। चिहंगजुन बीते बुरे दिनों के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। बीते बुरे दिनों के बारे में अब विंग क्या बताता। बाबा भी तो पूछ नहीं रहा, वो गर्दन झुकाकर खामोश हो गया। बाबा, वो मम्मा की माँ क्यों चिल्ला रही थी? हाँ, वो चिल्ला रही थी क्या? हाँ, वो चिल्ला रही थी और हाथ में एक डंडा भी थी। ओह भाव, अपना ख्याल रखना। बाबा अगली बार तुम्हारे लिए राजकुमार वाला कपड़ा लेकर आएगा। मुझे अब जल्दी जाना होगा, ठीक है? अचानक बाबा को क्या हो गया कि जाने के लिए जल्दबाजी हो गया? हाँ हाँ, ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा। मुस्कुराते हुए फॉरहेड पे किस करके चिहंगजुन जल्दी जल्दी जाने लगा। ठीक उसी वक्त उसकी सासू माँ भी अंदर से बाहर निकल आई। मैडम लैन माँ को रोक ही नहीं पाई। बुढ़िया चिल्लाते हुए दामाद के पीछे भागने लगी। चिहंगजुन ने देखा आ रही है सासू माँ, वो भी भागने लगा। बेटी माँ के पीछे, माँ दामाद के पीछे और दामाद पतली गली पकड़ के भागने में लगे हुए थे। बेटी माँ को रोकने और माँ दामाद का धुलाई करने के लिए पीछे पड़ा है। ऐसा कौन करता है? चिहंगजुन के लिए मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, चिहंगजुन के साथ अन्याय हुआ है। विंग को तो पता ही नहीं है कि यहाँ अल्फास नहीं घुस सकते। वो हैरान भरी नज़रों से देखता रहा। समझ तो आ रहा है कि नानी बाबा को मारने दौड़ा रही है, लेकिन वजह क्या है ये नहीं पता उसे। सासू माँ को चकमा देकर आखिर में चिहंगजुन कबीला से निकल ही गया। हरामखोर, आने दो, अगली बार टांग के तोड़ दूंगी मैं। बस भी कीजिए माँ, बेवजह खुद का दिमाग खराब क्यों करते हो आप? तुम चुप रहो ना समझ लड़की। फिर 15 दिन बीत गया, लेकिन चिहंगजुन विंग से मिलने गया ही नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो गया तो सासू माँ उसका बैंड बजा देगी। 2 दिन बाद जब वांगजी मार्शल आर्ट विद्यालय से घर लौटा, उसे पता चला माँ आ गई है। वो तुरंत जिंगसी पहुंचा, देखा माँ सच में आ गई है और सिर्फ माँ ही नहीं, बाव भी आ गया है। मैडम लैन बाव को कपड़े पहना रही थी, जिस वजह से वांगजी को बाव का सिर्फ पीठ ही दिखा, वो भी निशानों से भरा हुआ पीठ। तुमने नया कपड़ा मांगा था ना, बाबा ने वो भी ला कर रखा है, ये रहा। यह कहते हुए मैडम लैन ने विंग को पहनाकर सिर भी ढक दिया, जिस वजह से अब वांगजी को कुछ नहीं दिखा। वो आवाज भी नहीं लगा पा रहा, बस दरवाजे पे खड़े होकर देखता रहा। बाव, बाहर मत निकलना बेटा, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। आराम करो, मैं जाकर रसोई की काम देखती हूँ, कुछ ही देर में आ जाऊँगी मैं। ठीक है, मैं बाहर नहीं निकलूँगी, आप जाओ। मैडम लैन जाने लगी। उसने देखा वांगजी खड़ा है। उसने इशारा करते हुए वांगजी को अंदर जाकर विंग से बात करने कही। अंदर विंग खड़े खड़े उन पलों को याद करने लगा जब उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा था। वो उन बेरहम इंसानों की शक्ल को याद करने लगा। उनमें से सबका चेहरा याद है, लेकिन माता पिता का नहीं। उसने आवाज़ याद करने की कोशिश की, आखिर वो आवाज़ कौन सा थे, लेकिन याद नहीं आ रहा। उसके चेहरे से अब मासूमियत गायब हो चुका था। उसने बाबा से काले नहीं तो लाल रंग के कपड़े इसलिए मांगा क्योंकि जैसे ही उसे दोबारा होश आया था, तभी उसने सोच लिया था कि वो उन सबको मार देगा। वो मारेगा या तो मरेगा, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठकर जो हुआ उसे आसानी से नहीं भुलाएगा।
अब वुइंग को ये भी याद नहीं है कि आखिर उस दिन उसने अपना असली नाम बताया क्या था। फिर उसे सुनाई दिया, बाओ। इतने देर खड़े खड़े देखने के बाद वांगजी ने आवाज लगाया। आवाज सुनते ही वुइंग के चेहरे से बदला का भावना गायब हो गया। उसे पता है ये अर्घ का आवाज है। अर्घ, ये अर्घ अर्घ है। वो यहाँ क्यों आया है? वैसे भी वुइंग को मुड़ने से हिचकिचाहट हो रहा था। उससे पहले ही सिचेन ने वांगजी को काम के लिए आवाज लगाया और वांगजी को जाना पड़ा। फिर वुइंग आईने के पास खड़ा होकर खुद को देखने लगा। चेहरे पे मौजूद निशाने और बाबा के लाए हुए काले रंग के कपड़े के साथ वो बहुत खतरनाक लग रहा है। हर एक घाव का भरपाई करना होगा उन सबको। महारानी सासू माँ, बहुत जल्द आपका ये ओमेगा आपके पास लौटेगा, हमेशा के लिए, आपको और आप सबको गहरी नींद में सुलाने के लिए। बहुत जल्द। वुइंग के अंदर अब एक पागलपन ने जन्म ले लिया है जो उसके दुश्मनों के लिए खतरनाक होगा। रात के वक्त वुइंग ने कहा उसे ज़्यादा लोगों के आसपास होने से बहुत परेशानी होता है। फिर चिंगहेंजुन ने जिंगसी में लोगों का घुसना बंद कर दिया। अब वहाँ सिर्फ चिंगहेंजुन और मैडम लैन ही घुस सकते हैं। वुइंग ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वांगजी ना घुस पाए, लेकिन अब उसके वजह से सिचेन और चियन भी नहीं घुस सकता। ये तो बिल्कुल एक गोली और बेवजह इतने सारे शिकार हो गया। जैसे भी करके वांगजी वुइंग के गर्दन से उस कंगन को निकाल फेंकना चाहता है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ना ही वो अंदर घुस सकता है और ना ही वुइंग बाहर निकलता है। 4 दिन बीत जाने के बाद आखिर में वांगजी ने जिंगसी के दरवाजे तक जाने का हिम्मत किया। बाओ, क्या तुम सुन रहे हो? एक बार यहाँ आओ। अंदर वुइंग नुकीली चाकू लेकर बैठा था, लेकिन वांगजी का आवाज़ सुनते ही उसने चाकू को धीरे रख दिया। बाओ, क्या तुम सो रहे हो? आवाज़ नहीं आया इसलिए वो जाने लगा, लेकिन उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दिया और वो वापस मुड़ गया। देखा गर्दन झुकाकर वुइंग खड़ा है। वो फिर से करीब पहुंचा। बाओ, तुम जो गले में पहनते थे वो कंगन कहाँ है? वो दे दो। वैसे भी खुद के प्रति अर्घ का रवैया पता है वुइंग को, इसलिए उसने बिना सवाल किए और गर्दन उठाए दे दिया। वांगजी ने तुरंत लेकर जेब में रख लिया। तुम अब ठीक हो ना? हाँ। आखिर बाओ गर्दन उठाकर उसे देख क्यों नहीं रहा? वांगजी ने खुद चेहरा पकड़ के अपने तरफ किया। चेहरे का हालत देखकर एक पल के लिए उसे सदमा लगा। अब बाओ के चेहरे पे बहुत सारे लंबे लंबे घाव के निशान हैं। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने वुइंग के चेहरे को तो अपने तरफ कर लिया, लेकिन वुइंग ने पलखे नहीं उठाया। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसने फॉरहेड पे किस करके बाहों में भर लिया। अचानक वुइंग को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबसे पहले अर्घ को ही मार देते हैं। उसे पता है कि अर्घ उस पर तरस खा रहा है और वुइंग अंदर से बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहा। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं है। कुछ देर बस वो खामोश रहा। गग, बधाई हो। मुझे खेद है कि मैं आपके सगाई में नहीं आ पाया, लेकिन आपके लिए मेरे पास तोहफा है। रुको, मैं लाता हूँ। वुइंग का बात सुनकर वांगजी गूंगा बन गया। वुइंग लेने गया और वापस आकर उसने एक बड़ा सा मेकअप बॉक्स थमा दिया। माफ़ करना, ये आपके लिए नहीं है, ये शाओजी के लिए है। ओह, याद आया। रुको, मेरे पास आपके लिए भी है एक छोटा सा तोहफा। उसने पॉकेट से एक रुमाल निकाल कर दिया। ये आपके लिए। जब भी शाओजी रोया करेगी तब इससे आंसू पोंछ देना आप। ये और भी काम आ सकता है, जैसे मुंह पोंछ देना और भी कुछ। यह सारे लाइन एकदम सुई बनकर वांगजी के दिल में चुभने लगा। इतना कुछ होने के बाद भी ये मासूम अपने बारे में चिंता ना करके अर्घ के बारे में बात कर रहा है। वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बारी बारी से उसके दिल पे छुरा घोंप दिया हो। रात के वक्त मेकअप बॉक्स और रुमाल को ही वो घूरता रहा। पहले वुइंग अपने भावनाओं के बारे में किसी को बता नहीं पा रहा था और अब वो अपने दर्द किसी को बता नहीं पा रहा। दूसरी तरफ वुइंग रूम में बैठा बैठा मोमबत्ती की आग में चाकू को गर्म कर रहा था। उसके अंदर प्यार मोहब्बत का भावना खत्म हो चुका है। अब वो बस मार डालना चाहता है। अब वो बस यही सोचा करता है कि सासू माँ के शरीर को काटने में कितना मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। फिर 1 महीना बीत गया और एक दिन शाम के वक्त वुइंग अचानक गायब हो गया।
पूरे क्लाउड रिसर्च छान मारा, लेकिन वुइंग का अता पता नहीं। चिंगजन तुरंत जिंग से पहुंचा। उसने देखा टेबल पे एक कागज पड़ा है। वहाँ लिखा था, बाबा डर गए ना? मैं बस कुछ पल अकेला रहना चाहता हूँ। आप डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। आपको पता है ना, बाव अब बड़ा हो गया है। मैं जल्दी लौट आऊँगा। और ये लिफाफा मैं बस इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आप चिंतित ना हो जाओ। बाबा मुझे ढूंढना मत, मैं जल्दी आ जाऊँगा। दूसरी तरफ विंग शहर में था और वो खरीदने के लिए नुकीली नुकीली चाकू देख रहा था। उसने सबसे ज्यादा नुकीली बाला मांगा। बाव के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया और अभी अभी ही तो बाव स्वस्थ हुआ है। फिर चिंगजन बिना ढूंढे कैसे रहता? शाम तक विंग उसे मिल गया, लेकिन विंग बहुत नाराज हो गया क्योंकि उसके मना करने के बाद भी बाबा ने उसे ढूंढा। वो इतना नाराज हो गया कि उसने खुद को जिंगशी के अंदर बंद कर लिया। खाने के लिए भी बहुत बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। लोगों ने खाकर खत्म भी कर लिया, फिर भी वो नहीं आया। चिंगजन फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। बाव आ जाओ बाहर। बाव मुझसे गलती हो गया, मैं बहुत चिंतित था इसलिए मैं ढूंढने चला गया। क्या लगता है आपको? आपको अभी भी यही लगता है ना कि बाव बहुत कमजोर है, बाव को सहारे की जरूरत है, बाव आपके बिना कुछ नहीं है, ऐसा ही लगता है ना? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों ऐसा लगता है आप सबको? मुझे जरूरत नहीं किसी के सहारे की, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद का रक्षा कर सकता हूँ। मुझे छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कीजिए। मैं छोटा नहीं रहा बाबा। अंदर से चीजें टूटने की भी आवाज आ रहा था, यानी विंग बोलते बोलते चीजें भी तोड़ रहा था। बाव गलती हो गया, जाओ आप, नफरत करता हूँ मैं आपसे, जाओ। यह कहते हुए उसने किसी मिट्टी से बनी चीज को दरवाजे पे फेंका और चीज टूट गया। पहली बार विंग गुस्से में था और पता नहीं उसने क्या क्या बोल दिया। सब देखते रह गए। चिंगजन जाकर खामोशी से आग के पास बैठ गया। सबको लग रहा था चिंगजन गुस्से में होगा, इसीलिए एक एक करके सब सोने चला गया। आखिर में चिरेन, सिचेन, जियांगचेंग और वांगजी भी चला गया। बस मैडम लैन और चिंगजन ही रह गया। कुछ देर बाद विंग निकल आया। उसने जाकर सीधा बाबा के गोद में सिर रखा और चिंगजन ने धीरे धीरे सिर पे हाथ फेरा। बाबा आजकल मुझे बहुत गुस्सा आता है, लोगों के प्रति नफरत पैदा होने लगा है बाबा। क्या मैं बस आपकी उम्मीद में ही जीता रहूं? मैं मजबूत बनना चाहता हूँ बाबा। मैं चाहता हूँ हर बार आप मेरे पीछे ना आओ। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और दिया। आप मेरा सब कुछ हो बाबा। उस दिन मैं उनसे मिला था जो कहने को मेरे अपने हैं, लेकिन उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा क्यों बाबा? क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे फेंक दिया और आप मुझे उठा लाए। मैं फिर से उनके पास पहुंच गया और उन्होंने मेरे शरीर को काटा। उन्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। बाबा आप बस मेरा ताकत और साहस बनो, मेरे पीछे मत आना। आज के लिए माफ कर दो बाबा। अब से मैं पीछे नहीं आऊँगा। बस तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हर बार सही सलामत वापस लौट आओगे। मैं लौट आऊँगा बाबा। मुझे तुम पे यकीन है बाव। मैं हमेशा तुम्हारा ताकत और साहस बनूंगा। मैडम लैन खाना ले आई। बाव खाना खा लो बेटा। मामा मैंने बहुत सारी चीज़ें तोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें चोट नहीं लगा है ना? विंग ने नहीं में सिर हिलाया और मैडम लैन खाना खिलाने लगी। अब ऐसे ही विंग कभी कभार गायब होने लगा। चिंगजन ने बोल तो दिया था कि अब वो बाव के पीछे नहीं आएगा, लेकिन उसे बहुत चिंता होता है। उसे ही नहीं, मैडम लैन को भी। वांगजी भी बाव से बात करने के लिए मौका ढूंढा करता है, क्योंकि जब विंग घर में होता है तब वो रूम से बाहर ही नहीं निकलता, इसलिए वांगजी को बात करने का मौका नहीं मिलता। फिर विंग पूरे 2 दिन के लिए गायब हो गया। वो बाबा के लिए चिट्ठी लिख कर गया है। उसने ढूंढने से मना किया है, इसलिए चिंगजन हाथ पर हाथ धरे दिल थाम कर बैठा रहा। वांगजी को समझ नहीं आया, जिस तरह सिचेन ढूंढने के लिए जिद कर रहा है उसी तरह जिद करना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। सिचेन बस दूर से ही बाव पे नजर रखना चाहता है, लेकिन चिंगजन ने मना किया। दिमाग तो वैसे ही चल नहीं रहा वांगजी का, इसलिए वो बिना बताए अकेला ढूंढने चला गया। विंग ने हुई कबीला में घुसते ही 5 मर्दों को जख्मी कर दिया। उसे खुद भी नहीं पता आखिर उसने शरीर के कौन से हिस्से को काटा। उसे ये तो पता है कि वी कुल के लोग उससे डरते हैं
और ज़्यादा डरे, इसलिए उसने खून को अपने चेहरे पे लगा लिया। लगभग वो बिल्कुल एक खतरनाक शैतान की तरह दिखने लगा। उसके पास भले ही 100-150 लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन दिमाग तो है। मैडम वुई को देखते ही वुई का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने चारों तरफ मौजूद लोगों पे बहुत बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में बस 2 धार और नुकीली चाकू थे। ऐसा नहीं है कि लोग उस पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग भी उस पर हमला कर रहे थे। मैडम वुई अब अपने लोगों को ही मारने लगी, क्योंकि उसने तो विंग को दफनाने कही थी और अब 2-3 महीने बाद पता चला विंग मरा ही नहीं है। लोग ये कहकर बचने का फायदा उठाने लगा कि हमने दफनाया था महारानी, लेकिन हमें नहीं पता ये जीवित कैसे है। लगता है ये शैतान है, इसीलिए नहीं मरा। वो लोग पागल है जो ऐसा कह दिया, क्योंकि ये सुनने के बाद तो लोग और भी ज़्यादा विंग से डरने लगे। विंग ने कहा बस मैडम वुई को उसके हवाले कर दे, फिर वो चुपचाप चला जाएगा। लेकिन कोई अपनी ही महारानी को कैसे दे सकते हैं, है ना? लेकिन उनका ऐसा नहीं था। जैसे ही पता चला महारानी के बदले विंग सबको छोड़ देगा, वो लोग खुद महारानी को पकड़ के विंग के पास ले जाने लगे। यहाँ कोई महारानी को बचाने तो कोई विंग के करीब ले जाने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार वुई और कुल प्रमुख वुई भी बचाने की कोशिश में था। खैर, ये तो मैडम वुई बस सपना देख रही थी। डर के मारे वो एकदम से जाग गई। जब से विंग वाला कांड किया है उन लोगों ने, तब से ही उसे हर रोज कुछ न कुछ अजीब सपना आने लगा है। फिर उसे बाहर आग जलने की आवाज़ सुनाई दिया। अभी तक कौन आग सेक रहा है, यही देखने के लिए वो बाहर निकल गई। पीछे से पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि व्यक्ति ने काले रंग के गर्म कपड़े पहन रखा था। साथ ही कपड़े में मौजूद टोपी से सिर भी ढक रखा था। बताओ कौन है ये? अरे क्या हुआ? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कौन है ये जो आग सेक रहे हैं अभी तक। खैर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें और आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।